मतलब मुख्य बात तो यही है कि आज देश की हालत हर पहलू से अगर आप देखें तो ये बहुत एक गंभीर संकट में डूब रहा है। आर्थिक पैमाने पर आज ही आंकड़े आए हैं, आपका कोर सेक्टर जो होता है, 8 जो सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, उसका ग्रोथ रेट जो है 9.65% से घट के 3.6% पे उतरा है। अगर कोर सेक्टर की ये हालत है और एमएसएमई तो लुढ़के पड़े हैं, वो तो खुल ही नहीं रहे हैं, और अगर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का ये हालत है तो बेरोज़गारी और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। जो सरकारी आंकड़े जो है वो खुद दिखाते हैं कि सबसे अधिक बेरोज़गारी आज के दिन है अपने देश के अंदर, उससे भी कई गुना ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ महंगाई, आपकी बेरोज़गारी की वजह से आमदनी घटना, और मनरेगा के लिए जितना वो एलिगेशन दे देते, जो थोड़ा बहुत गुजारा देता था ग्रामीण इलाकों में, उसके अंदर भी भारी कटौती। तो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला चल रहा है। और अपने किसानों को जो वादा किया था द न्यूनतम दाम पर वो एमएसपी का घोषणा करेंगे, कानूनी अधिकार देंगे उनको, वो 1 साल से ज़्यादा हो गया। मोदी साहब ने खुद वादा किया था, 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो लागू नहीं हो रहा। अब खेती के अंदर भी इस बार गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, उसके चलते हुए गेहूं का खेती में बहुत भारी कमौती होने की संभावना है, वो नज़र आ रहा है। मतलब वो फसल जो आ रही है नज़र आ रहा है। तो अब ये इसका मतलब ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम में काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? आजच आपले पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करा ओएसिस फर्टिलिटी सह विश्वसनीय वंध्यत्व निवारण तज्ञ। अपॉइंटमेंट साठी कॉल 9015245245। जितना आपको धान वहाँ से वितरण करना है वो घटेगा, तो लोगों की ज़िंदगी की हालत जो है बिगड़ती जा रही है। इस पे सरकार का कोई चिंता नहीं। दूसरी ओर अपने देश के मतलब पहलवान सब सड़कों पे उतरा है, बेचारे उनके साथ जो अत्याचार हुआ। अब जब वो मेडल ले आते थे देश को, प्रधानमंत्री खुद और हम लोग सब बड़ा स्वागत करते थे, उनकी वाह करते थे। अब जो है उनकी बात मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहने के बावजूद ये सरकार उसके ऊपर चुप है। आखिर 1 महीने के बाद गृह मंत्री मणिपुर गए, वहाँ पे कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों की तादाद में लोग जो है डिस्प्लेस हो गए, और वहाँ पे कंट्रोल काबू नहीं पा रही है सिचुएशन पे। ये सब समस्याओं के ऊपर ध्यान जो देना चाहिए सरकार को, वो ना देते हुए लगे हुए थे अपने नए पार्लियामेंट की इमारत की उद्घाटन में। वो पार्लियामेंट का इमारत की उद्घाटन नहीं, वो तो लगा था कि एक राज अभिषेक है, एक राज अभिषेक के रूप में लग रहा था। जिस तरीके से सिंगोल लिया गया, उसके ऊपर पूजा पाठ वो सब हुई, वो एक राजा जो है, नया राजा का नियुक्ति जब होती है तब सिंगोल दिया जाता है। अब आखिरकार प्रधानमंत्री को समझना चाहिए देश को, जनतंत्र का मतलब क्या है। जब राजा महाराजा होते थे और रजवाड़े होते थे, तब संबंध था एक राजा और प्रजा के बीच में। जनतंत्र का मतलब है संबंध है एक देश और एक नागरिक के बीच में। राजा प्रजा का व्यवस्था हटाकर ये जनतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना हो, और हर नागरिक के अधिकार और औकात बराबर है। अब उसकी जगह पर फिर वापस अब रजवाड़ों की परंपराओं को ले आना, राजा प्रजा की मतलब स्थापना करने की बातें जो है यहाँ पे दिखाना। और जबकि पार्लियामेंट की नई इमारत, हम पार्लियामेंट में थे उस समय, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, वो खुद निर्णय ले लिया। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? कानून बनाना, बहस करना, आम लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा करके कुछ राहत दिलाने की कोशिश करना। अब पिछले 9 सालों में इनका रिकॉर्ड क्या है? 2022 में 56 दिन पार्लियामेंट बैठा, साल में 56 दिन, और इन 56 दिनों में से तकरीबन 52 दिन कोई काम नहीं हुआ। और सरकार पहली बार हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करती है, जबकि एवरेज ये था पहले 20 सालों में
जब से पार्लियामेंट बनी, एवरेज ये साथ 211 दिन बैठती थी हर साल। अब ये उतर के आई 56। पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने का एक प्रक्रिया होता था, पार्लियामेंट्री कमेटियां होती। हम खुद एक कमेटी के चेयरमैन रहे हैं कुछ तकरीबन 10 साल, और वो कमेटियों के अंदर हर जो विधायक जो पार्लियामेंट के अंदर पेश होता है वो अपने अपने रेलेवेंट कंसर्न कमिटीज़ के अंदर उसके बारे में विश्लेषण होती है, चर्चा होती है, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है। अगर मीडिया पॉलिसी के बारे में कोई नई कानून है तो आप लोगों को बुलाया जाता है, आपकी बात सुनते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया पूरा बंद है। 76% जो है विधायक मनमोहन सिंह के 10 सालों में ये पार्लियामेंट्री कमेटियां में गई। अब मोदी साहब के चलते हुए 13% जो है इन कमेटियों में गए। बजट पास हो जाता है, आपके ये क्या खेती की कानून पास हो जाते हैं, लेबर कोड्स पास हो जाते हैं बिना कोई बहस के। 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की अधिकार सरकार अपने हाथ में लेती है बजट के नाम पे। 7 मिनट के अंदर, यानी मंत्री पेश करता है, उसके ऊपर हाँ ना की मतलब वॉइस वोट होती है, उसके बाद वो फाइनेंस बिल पेश होती है, वॉइस वोट होती है, 7 मिनट में सब प्रक्रिया खत्म। सरकार को अधिकार मिल गई 50 लाख करोड़ रुपए को खर्च करने का। अब ये इस तरीके से खिलवाड़ हो रही है पार्लियामेंट। इस समय नई इमारत बना के कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट की जो असली उसकी बुनियाद है, उसका काम जो है, उसको आप मजबूत करना, वो है मुख्य रूप से ज़रूरत। सो इन सब के साथ ये नफरत की वातावरण, हिंसा की वातावरण और इस सब के चलते हुए ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अडानी कांड में हर दिन नए सबूत निकल रहे हैं कि कुछ ना कुछ घपला हो रहा है, लेकिन उसके बारे में प्रधानमंत्री चुप। पूरा का पूरा पार्लियामेंट सेशन ही खत्म कर दिया क्योंकि जवाब नहीं देना चाहते हैं। सवाल जो पूछे गए सांसदों की तरफ से, उन सवालों को आपने रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया। तो कल को कोई बोलेगा कि ये सरकार जवाब नहीं दे रही है, उल्टा सरकार कहेगी कि सवाल ही नहीं पूछा तो हम जवाब कैसे दें, क्योंकि वो सवाल है ही नहीं रिकॉर्ड पे। अब इस तरीके की बात जो हो रही है, इसे हम कहते हैं कि ये सब तरीके से ये चल रहा है। ये ज़रूरी है कि आज के दिन इस सरकार को मतलब अपने सरकार और सरकार की और राजतंत्र से इनको अलग रखना ज़रूरी है। भारत के संविधान को बचाना है और भारत के अंदर जनतंत्र को बचाना है, और हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है। बिना इस संवैधानिक व्यवस्था को बचाए हुए, बिना अपने देश के अंदर जनतंत्र और धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, जो संविधान कहता है, उसको बिना बचाए हुए आज अपने देश को हम सुधारने की बात आगे है, लेकिन पहली बात है कि बचाना। तो इसलिए हम सभी सेकुलर पार्टियों से, डेमोक्रेटिक पार्टियों से हमारी अपील ये है कि साथ मिलकर आज अपने देश को बचाना है, संविधान को और जनतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। तो बातचीत चल रही है, चर्चाएं हो रही है मतलब विपक्षी पार्टियों के बीच में, और ये सिलसिला कि हर स्टेट में, हर प्रदेश में यही कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम गैर भाजपाई वोटों के अंदर बंटवारा कम से कम हो या ना हो। तो इसकी प्रयास जो है ये हर स्टेट में, स्टेट की जो वहाँ की ठोस परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा। अब 12 तारीख को नीतीश कुमार जी ने एक मीटिंग बुलाया है पटना में। अब इस तरीके से मीटिंगें कई सारे होंगी पार्लियामेंट आने के सामने। तो कौन बुलाया, कौन है नेता, मतलब सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सलाह मशवरा जो है ये होता रहेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमने कहा कि 3 रास्तों पर साथ ही साथ चलना है। पहला रास्ता कि जिन मुद्दों पर पार्टियों के अंदर सहमति है, जैसे जनतंत्र की बचाव, संविधान की बचाव, सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण के खिलाफ, अडानी के मतलब इस तरीके से जो स्कैम्स हो रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन, इन सवालों पे जहाँ पर सहमति है
वहाँ पर एक राष्ट्रीय अभियान जो है ये पार्टियां सामूहिक तरीके से मिलकर करें। दूसरी रास्ता ये है कि साथ ही साथ जो चलना चाहिए, जो आम मेहनतकश लोगों की जो समस्या है, ज़िंदगी की जो हालत है, अभी जो मैं बता रहा था जो परिस्थितियाँ हैं, उससे राहत दिलवाने के लिए हम विरोध में उतरे, विरोध प्रदर्शनों में, प्रोटेस्ट एक्शन में उस पर उतरे। तीसरा रास्ता कि हर प्रदेश के अंदर वहाँ की ठोस परिस्थितियों के अनुसार मैक्सिमम यूनिटी जो है वो हो आपकी नॉन बीजेपी पार्टियों में, ताकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ एंटी बीजेपी वोट, वो है मकसद, उसके लिए प्रयास करें। तो इसके आधार पर अब ये चर्चाएं चल रही हैं और हम समझते हैं कि जैसे 2024 नज़दीक आएगा ये फ्रक्टिफाई होगा, और ये हम समझते हैं आज के दिन ज़रूरी है भारत के लिए, अपनी जनतंत्र के लिए, अपने संविधान के लिए। ठीक। नीतीश कुमार जी ने जो बैठक बुलाई है उसके लिए कांग्रेस नहीं जा रही है, तो क्या ये जो विरोधी दलों का जो कुछ अच्छा, हमको तो नहीं बताया भाई कांग्रेस ने, आपको कब बताया? न्यूज़ ऐसे आ रहा है कि कांग्रेस नहीं जाने नहीं, अगर आपको बताया मतलब फोन करके बता दो ना सबके लिए। सर अमेरिका में ऐसा तो कोई, हमें तो कोई सूचना नहीं है। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि 80 के दशक में दलितों और सिखों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, उसी तरह से आज मुसलमानों पर देश में जुल्म हो रहा है। अमेरिका में राहुल गांधी ने बताया। अच्छा, हमने सुना नहीं है। सर जी ओके, हमने सुना नहीं है भाई, कौन किधर क्या कहता है उस सबके बारे में हमसे क्या टिप्पणी मांग रहे हो? देश की हालत पूछिए आप। हाँ, मोदी के सामने पर्याप्त नेतृत्व पोजीशन का है, वो अब तक तैयार है। लोगों में उसके भ्रम है कि मोदी को टक्कर देने वाला एज इट इज वो नेता नहीं है। उसके बारे में आप जब वोट डालते हो, डालते किसको? नेता भी है नहीं, आप तो वहाँ के कैंडिडेट को डालते हो ना। लोकशाही कैसे हाँ। व्यक्ति केंद्रित है। एक जमाने में इंदिरा गांधी के नाम पर वोट देते थे, अम्मा बोलते। अभी मोदी के नाम पर चल रहा है। जो महापालिका जो स्थानीय स्वराज्य संस्था है वहाँ पे भी मोदी को आना पड़ता है और लोग मोदी को देख के वोट देते हैं। वही दिल्ली के म्यूनसिपल इलेक्शन में आए, वही बोल रहा हूँ। वहाँ पे भी आए। मोदी के अब जैसा चेहरा आपके पास देखिए साहब, जितनी राजनीति में हम भी गुजरे थे, एक ज़माना ये भी था, वाजपेयी का मुकाबला कौन था कि नहीं? शाइनिंग इंडिया, फील गुड फैक्टर, वाजपेयी को ये आना है, अब उसको कोई टक्कर नहीं है। क्या हुआ? 10 साल मनमोहन सिंह साहब थे प्रधानमंत्री की नहीं, है ना? तो सवाल वो नहीं है लोगों के सामने, सवाल ये है कि उनकी खुद की ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी या उसकी रक्षा कैसे होगी, और लोग उस हिसाब से वोट डालेंगे, किसी के चेहरे को देख के नहीं या किसी के आने को देख के नहीं, क्योंकि उस ज़माने में वाजपेयी साहब से ऊंचा कोई था नहीं देश में नेता। 2004 की बात कर रहा हूँ। तो अब वही तो, अब तब तो यही था ना सवाल, कौन है टक्कर, अब कौन है मुकाबला आपका? बुरी हालत हो गई उस वक्त की विरोधी पार्टियों की जो हालत थी उससे बेहतर आज बहुत ईडी का, सीबीआई का इसका पीछे झंझट लगा जाता है। ये तो दुरुपयोग आज जो हो रहा है ये सरकारी संस्थाओं का, वो दुरुपयोग का हालत ये पहली बार देख रहे, उस समय नहीं था। उस समय नहीं था, बात बिल्कुल सही है। और उस दुरुपयोग करते हुए विपक्षी पार्टियों के ऊपर दबाव जो डालकर उनको चुप करवाने का जो कोशिश चल रहा है, क्योंकि आज देखिए एक नया रिवाज शुरू हो गया देश में, चुनाव कोई भी जीते भाजपा सरकार बनाएगी। अब यही हो गया। अब ये है देश का जनतंत्र, मोदी साहब के चलते हुए उनके नेतृत्व में। अब ये अगर जनतंत्र को इस तरीके से करें आप, हाँ, या राजाभिषेक करिए या फिर आप चुनाव हारिए और सरकार बनाइए, हाँ, तो ये होगा। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन आप देखिए ये भी एक अफवाह फैला रखा है कि मोदी साहब को चुनाव में हरा नहीं सकते। अभी हाल में चुनाव देखें आप, शुरू करिए, आपके गुजरात में बीजेपी जीती, फिर हिमाचल में उनकी सरकार हारी, 15 साल वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर उनका कब्जा था, वहाँ पर हारी। अगला राउंड चुनाव जो आपके हुए वो आपके नॉर्थ ईस्ट में 180 सीट थे वो तीनों स्टेटों में, 60-60-60,
180 में से भाजपा को मिले कितने? 46 और नागालैंड में उसको मिले 12 और मेघालय में मिले 2। बाकी 58 में जमानत जब्त हुई। तो अब ये कहना कि भाई उनको कोई नहीं हरा सकता, जहां भी अब देखिए खुद उसके बाद फिर कर्नाटक में इतनी बड़ी मार्जिन से किसी की जीत, मतलब कई दशकों के बाद हो रही है। तो ये भी जो है, मतलब माफ करना, मतलब आपके ऊपर हमारा निशाना नहीं, अगर होगा तो मालिकों के ऊपर होगा लेकिन सवाल ये है कि ये अफवाह फैला रखे, ये बूथ खड़ा कर रखे कि उनको हरा नहीं सकता। कर्नाटक में हारे, हिमाचल में हारे, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हारे, ये तीनों जगह पे बिना सहयोगी पार्टियों के उनकी सरकार नहीं बन सकती नॉर्थ ईस्ट में। 2024 में क्या परिवर्तन होगा देश में? वही इसीलिए कोशिश कर रहे हैं साहब, आप भी मदद करिए। एक सवाल ऐसा है कि शरद पवार और उनकी राजनीति हमेशा दोगलापन दिखाती है। कभी अदानी को मिलते हैं, कभी वो और उनके साथी सभा करके फेवर में बाहर आते हैं, बीजेपी के और बाहर आकर और एक बात बोलते हैं। कौन? दोगलापन शरद पवार से साथ विपक्ष मिलकर एक नई रणनीति की जा रही है। ऐसा लंबे समय तक चलेगा ये पवार की रणनीति? आप जैसे किसकी? पवार की राजनीति? अरे इतने लंबे से चला कि नहीं? इतने साल तक चला कि नहीं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अदानी को भी मिलते हैं, कृषि विधेयक पर वो संसद से बाहर ले आते हैं, वो भी और उनके साथी भी, और बाहर आकर विपक्ष की एकजुट की भाषा करते हैं। देखिए, सवाल राजनीति की है, कौन किसको मिलता नहीं है, किस मुद्दे पर आपका क्या है रुझान। आज देश के अंदर ये हमला हो रहा है आपके संविधान पे, जनतंत्र पे, दुरुपयोग हो रहा है सीबीआई ईडी का, और कोई भी आपके राजनीतिक विपक्षी है उसके ऊपर जो है इस तरीके से कार्रवाई करके उनको चुप करवाने की कोशिश है। उसके खिलाफ आप खड़े हो लड़ने के लिए या नहीं? अब कौन किसको मिला, कौन सा रंग का शर्ट पहना, ये नहीं है हमारी चिंता। हमारी चिंता है मुद्दों पर कहाँ पर खड़े हैं। मुद्दा और विचारधारा के आधार पर ही तो मुद्दों पर कहाँ खड़े हैं वो निर्धारित होता ना। ऐसे दिखते हैं पवार साहब आपको? हाँ, ऐसे दिखते हैं विचारधारा की? अरे इतने साल कहाँ थे वो? साथ थे ना। कहाँ थे मुझे बताइए। सवाल आप पूछ रहे हो ना, मैंने पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बोले ना कहाँ थे। अबे तय कर लो, सवाल कौन पूछ रहा, आप या मैं? हाँ, आप पूछ रहे हो ना। तो इतने साल पवार साहब की राजनीति कहाँ खड़ी है? उनको कहने का यह है मतलब कि शरद पवार साहब की राजनीति है वो भरोसेमंद नहीं है। अरे वो उनका ख्याल हो सकता है, मतलब कोई उनकी जनवादी अधिकार है वो ख्याल रखने के लिए, हम उसकी पूरी समर्थन करते हैं, उनके अधिकार का ख्याल का नहीं, उनके अधिकार का पूरी समर्थन। ईडी सीबीआई जो जिन पर लगा रहे हैं वो सब बेकसूर है क्या? कौन? ईडी सीबीआई जो भाजपा लगा रही है नेता पे, वो सब नेता बेकसूर है क्या? कोई नहीं कह रहा बेकसूर। अगर वो सही है तो सजा होनी चाहिए या नहीं? अभी जो एक मिनट, अगर सही है तो सजा होनी चाहिए कि नहीं? चौकसी हमारे देश में 5,700 से ज्यादा ईडी ने केस लगाई। कन्विक्शन कितना हुआ? 23 लोगों पे, 23, 5,700 में से। तो इसका मतलब क्या है? 3 साल से ज्यादा भीमा कोरेगांव के लोग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर चार्जशीट भी नहीं है, चार्जशीट भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? बिना वो जुल्म किए हुए, बिना अपराध किए हुए, क्योंकि आप साबित नहीं कर पा रहे हो, उनको सजा दे रहे हो आप। 4 साल की सजा हो गई ना उनकी। तो ये है बात। इसका मतलब क्या है? विपक्षी नेताओं को परेशान करने का। अब मनीष सिसोदिया साहब है जेल में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर कोई अभी तक कुछ साबित ना हो पाया, ना चार्जशीट दिए हो आप। तो सवाल ये है कि 5,700 केस जो फाइल करते हो उसमें से 23 लोगों को अगर कन्विक्शन मिलती है, इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा अपोजिशन नेताओं को टारगेट करके उनको हैरेस करने का। बीजेपी में जाते हैं उनको बस माफी। आपके असम के मुख्यमंत्री
हमारे बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेता, ये सब जब एक बार बीजेपी में चले जाओ तो पूरा संरक्षण महाराष्ट्र में। तो आप इसे बताइए, आपको जानकारी, आप महाराष्ट्र से है ना, महाराष्ट्र के कितना नेता है जो बीजेपी में चले गए, उसके ऊपर सीबीआई का केस बंद हो गया? हाँ, कितने नेता है सर जो बीजेपी में चले गए? उनको ही पूछना है, आपको पूछना है, आप पूछिए ना। ठीक है, तो ये अगली बार जब तक मैं आऊंगा ये आंकड़ा देना मुझे, कितने लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का केस बंद हो गया महाराष्ट्र के अंदर। राहुल गांधी के लीडरशिप के बारे में आपका क्या? भाई लीडरशिप तो वो आएगा जो समय के परिस्थितियों के आधार पर, और वो उसी समय पता चलेगा कि किन तरीकों में, किन हालतों में वो लीडर बनते हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, उनकी हालत देखी थी अपन, नेहरू के बाद शायद 10 साल वही थे प्रधानमंत्री। जी सर। हाँ सर, जब से बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में या फिर जिस स्टेट में गवर्नमेंट में आई है, तब से ये एक बात दिखाई देती है कि शहरों के जो नाम है वो बदलने की एक तरीके से मुहिमें उन्होंने लगाई है। अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो औरंगाबाद का नाम बदल दिया, हमारे पास के ही उस्मानाबाद का नाम बदल दिया, छत्रपति संभाजीनगर बना दिया, धाराशिव उड़ा दिया, और कल ही अहिल्या देवी जी की जयंती थी और उस अवसर पर उन्होंने अहमदनगर का जो नाम था वो भी बदल दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये नाम बदलने का सिलसिला होता है, उसी तरह का सिलसिला महाराष्ट्र में हो रहा है। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये जो उनका सिलसिला है या जो उनकी मुहिम है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नाम बदलने से क्या इतिहास तो नहीं बदलती ना, सवाल तो वही है। आप नाम बदल रहे हो आप भावनाओं को उत्सुक करने के लिए, अब उससे जो है आप अपनी सांप्रदायिक जहर को फैलाने के लिए हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव खड़ा करना है तो मुसलमान नाम बदलो, उसको हिंदूकरण करो। अब ये हम समझते हैं कि इस तरीके ये कोई राजनीति नहीं, ये तो भावनाओं के ऊपर खिलवाड़ है और उससे जो है राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश। अब सोचिए बदल, लेकिन क्योंकि हमारा कहना है कि नाम बदल कर आप इतिहास तो नहीं बदल सकते, वो इतिहास गुजर गया, मतलब वो तो हो गया, उसको आप जितना भी बदलने की कोशिश करोगे वो तो मतलब सिर्फ आपके लिए, आपके दिल खुश करने के लिए बात है, लेकिन वो इतिहास तो इतिहास रह चुका है। तो नाम बदलना ये पूरे एक इमोशनल सी बातें हैं जिसको अपील करके वो शायद फायदा उठाने की कोशिश। मुस्लिमों का जो सांस्कृतिक इतिहास है, हाँ? मुस्लिमों का जो सांस्कृतिक इतिहास भारत में रहा है उसको मिटाने की कोशिश है, सांस्कृतिक इतिहास को बंद करना। अरे मिटाने से मिटेगा नहीं, सवाल ये है कि वो इस ध्रुवीकरण के आधार पर अपने हिंदू कम्युनल वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये है उनका पूरा राजनीतिक मकसद। एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करो ताकि उनको फायदा मिले उसका। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।